कि ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली या ये जुनून कहाँ से आया? इतने छोटे से गांव की लड़की निकलकर माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती है तो हम दोनों क्यों नहीं कर सकते? ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए ये इन पहाड़ों पे जाना? मैडम काफी चुनौतीपूर्ण रहा। सबसे पहला तो कि ये ऐसा बोलते हैं कि जो पहाड़ों का शौक है महंगा शौक होता है, एक्सपेंसिव है। इसके अलावा फिजिकल चैलेंजेस क्या है आप? घर का भी सारा काम करना, उसके बाद फिर जॉब पर जाना, शाम को आकर फिर सारा काम करना, इन सब के साथ मतलब मैनेज करना वो टफ तो था। तो आप क्या मानते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है या मेंटल स्ट्रेंथ? आप जितना मेंटली स्ट्रोंग है उतना फिजिकल भी आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड इनोवेशन पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो गेस्ट हैं जो 1 और 1 11 की कहावत को चरितार्थ करते हैं। और इनके बारे में क्या ही कहूँ मैं, ये योगा सिखाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं और एक माउंटेनियर भी है। तो हम स्वागत करते हैं अनुराग जी चौरसिया का और उनकी श्रीमती सीमा परमार का। वेलकम सर। सोनाली परमार। जी हाँ, सोनाली परमार। सबसे पहले सर ये बताइए कि आप लोग ह्यूमन है या सुपर ह्यूमन? मैडम हम तो ह्यूमन ही है। क्योंकि नॉर्मली आदमी के जो पैशन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन जो है उनको अचीव कर सकता है, लेकिन जब मैंने आप लोगों का देखा कि ये इतने बड़े बड़े माउंटेन्स पे चढ़ना ये एक सुपर ह्यूमन पैशन जैसा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कौन कौन से माउंटेन्स पे चढ़ाई की? सबसे पहले हमने किया था माउंट किलिमंजारो 2022 में किया था। उसके बाद हमने किया माउंट एल्ब्रस 2023 में। अच्छा, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है और माउंट एल्ब्रस है यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है। ऐसे हम 7 कॉन्टिनेंट से 2 कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट पीक कर चुके हैं। ऐसा करने वाले हम भारत के पहले कपल बने। ये बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट हैं। तो बहुत एक नॉर्मल सा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली या ये जुनून कहाँ से आया? ये प्रेरणा हमको एक्चुअली सीहोर के पास एक छोटे से गांव की लड़की है मेघा परमार। जब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है, तो उनको देखकर हमें प्रेरणा मिली थी। मैंने सोनाली से कहा कि जब इतने छोटे से गांव की लड़की निकलकर माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती है तो हम दोनों क्यों नहीं कर सकते? बस वहीं से हमारा सफर शुरू हुआ और कर रहे हैं हम अभी कंटिन्यू है। बहुत ही मोटिवेटिंग है ये कि किसी को देख करके आप लोगों ने इतना एक प्रेरणा ली है। तो अनुराग जी ये बताइए कि ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए ये इन पहाड़ों पे जाना? मैडम काफी चुनौतीपूर्ण रहा। सबसे पहला तो कि ये ऐसा बोलते हैं कि जो पहाड़ों का शौक है महंगा शौक होता है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत लगता है। तो सबसे पहली चुनौती तो खर्चा कैसे इसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम 2 ही सैलरीड पर्सन है। तो एक मिनिमम सैलरी होती है, मतलब जितनी सैलरी होती है उसमें हमको घर भी चलना है और फैमिली भी देखना है, उसके बाद अपने शौक पूरे करना है। तो पहला तो सैलरी मतलब इसमें से कैसे अपन मैनेज करेंगे इतना खर्चा, क्योंकि काफ़ी खर्च लगता है। और दूसरी उसके बाद चुनौती आई थी कि हम दोनों वर्किंग हैं, हमारा छोटा बच्चा है, उसको मैनेज करके, घर को मैनेज करके और फिर जॉब मैनेज करके हमको हमारी प्रिपरेशन करना है। तो वो एक बड़ा सवाल था कि वो कैसे करेंगे, लेकिन शतरानी का साथ था, वो सब अच्छे से मैनेज हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल चैलेंजेस क्या है आपके? फिजिकल चैलेंजेस जैसे कि उस टाइम मेरा बेबी लगभग 6 महीने साल भर का ही था। तो उस टाइम क्या हुआ कि आपको तो पता ही है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वापस से खुद को तैयार करना और फिर बच्चे को छोड़कर जाना। हम सुबह 5 बजे उठते थे और सुबह 5 बजे उसको मतलब मम्मी पापा को के पास छोड़कर फिर हम फिजिकल एक्टिविटी करते थे। उसके बाद मैं आती थी, घर का भी सारा काम करना, उसके बाद फिर जॉब पर जाना, शाम को आकर फिर सारा काम करना, इन सब के साथ मतलब मैनेज करना वो टफ तो था। बहुत टफ था, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो क्या योगा ने आपकी मदद की? जी बिल्कुल, योगा ने भी की और हमारी प्रैक्टिस ने भी की। योगा ने मतलब हमें मेंटली प्रिपेयर किया। योगा ने, हम उस टाइम प्राणायाम करते थे, लगभग हम जैसे कपालभाति करते थे तो 1500 स्ट्रोक लगाते थे, उसमें प्राणायाम का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है या मेंटल स्ट्रेंथ? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी एक को ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप मेंटली पूरे प्रिपेयर हैं, आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। आप 100 मीटर चढ़े, 200 मीटर चढ़ के थक गए, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप मेंटली पूरे प्रिपेयर हैं। इसके
अपोजिट आप शारीरिक रूप से पूरे तैयार हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर, लेकिन आपका मन हर कदम पे आपको बोला कि यार नहीं होगा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों पैरेलल जरूरी है। आप जितना मेंटली स्ट्रोंग है उतना फिजिकल भी आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप मेंटल स्ट्रोंग होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आती है जब लगता है कि नहीं होगा, अब जान खतरे में है, तो वहां पे अपने मन को समझाना पड़ता है कि नहीं होगा, चिंता मत करो, होगा। शतरानी का साथ है, हम दो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस करते रहे। हुआ था ना मेरे साथ जब हम किलिमंजारो गए थे तब हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था जब लास्ट नाइट हम चढ़ रहे थे ऊपर, तब ऐसा लग रहा था कि नहीं मतलब हो ही नहीं पा रहा, पता ही नहीं पड़ रहा था। जैसे बोलते ना पहाड़ों पे जाने पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलते ना कि एक लोगों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मतलब वहां पर काम आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था, बोलते ना भगवान है, तो वहां पर पता पड़ा कि वाकई में भगवान है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जब चढ़ रहे थे तब कि पीछे से कोई धक्का लगा रहा है। हाथ पकड़ लिया आपका। हाँ। जी जी, अच्छा। तो अनुराग जी बताइए कि प्रोसेस क्या है। मान लीजिए अगर कोई देख रहा है हमारे व्यूअर और उनको माउंटेन पे जाना है, अगर उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? देखिए, सबसे पहला तो प्रोसेस है कि आपको मन से बनाना पड़ेगा कि मेरे को जाना है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है कि आपको, जैसे आप किसी भी हाईएस्ट माउंटेन पे जाते हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो आप प्लेस आपके लिए नया है। तो एक्चुअली जो ये माउंटेन्स होते हैं उनके लिए क्या करना होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको गाइड अवेलेबल कराती है कि आपको कैसे कैसे जाना है। तो हमने भी इसके लिए एक महाराष्ट्र की कंपनी 360 एक्सप्लोरर, जिसके ओनर है आनंद बंसोड़े, हमने उस कंपनी से टाइप किया था, उनके थ्रू हम गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने हमको बताया था किस तरीके से हमको चढ़ना है, मतलब कितनी, जैसे एक दिन में आप एक दिन में तो चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई है, तो एक दिन में आपको कितना चढ़ना है, दूसरे दिन आपको कितना चढ़ना है, तो वो सब कंपनी आपको बताती है कि आपको कैसे मैनेज करना, सारी चीजें करना आपको खुद होता है, लेकिन कंपनी आपको गाइड करती है। अच्छा, गाइडेंस उनका होता है और आपका जो खाना पीना होता है, ये सारी चीजें अपने को लेके जानी होती है, वो आप लेके जाते हैं। हाँ। वो भी वो बताते हैं क्या कि आपको ये लेके जाना है, ये क्योंकि जिस जगह का मतलब एटमॉस्फेयर था उसके हिसाब से आपको खाना पड़ता है। अब जैसे रतलाम में हम तो यहाँ तो भजी और पकौड़ी खा सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पे नहीं खा सकते हैं। तो वहाँ की वेदर के हिसाब से बताता है कि आपको इस सीजन में ये वाला लेके आना है खाना, क्योंकि आपको कितने शरीर को कितनी कैलोरी की जरूरत है, आप ही शरीर कितना कैलोरी कंज्यूम करेगा, तो उसके हिसाब से आपको डाइट लेनी होती है। तो उसके हिसाब से वो गाइड बताते हैं, तो आपको सारा अरेंजमेंट करके जाना होता है यहाँ से। अच्छा, मैंने कहीं पे सुना था कि हिमालय पे जब लोग जाते हैं तो उनको कुछ ऐसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों के साथ हुआ? देखो मैडम, ऐसा कहते हैं कि पहाड़ों पे भगवान निवास करते थे पुराने समय में। तो जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपका माइंड, मतलब मुझे लगता है कि एक अलग ही उसमें चलता है, मतलब उसको अलग आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा। तो जब आप वहां पे जाते हो तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे हम किलिमंजारो पे जब टॉप पे पहुंचे थे, सबसे पहले पहुंचे और हमने वहां पे भारत का झंडा होस्ट किया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना अच्छा अनुभव। देखो अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलते ना किसी से परमात्मा से मिलन हो जाता है, इस टाइप से रहता है वहां पे, बहुत अच्छा अनुभव होता है। अच्छा, नहीं मैं कोई ऐसा स्पिरिचुअल या कुछ अलग तरह का अनुभव मैंने आपको जैसे बताया तो कि जब दिमाग तक मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, तब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब ऐसा ही लग रहा था ना कि पीछे से कोई धक्का लगा रहा है और मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। ये एक्सपीरियंस आपका हाँ, वहां पे आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर आ जाती है कि बस आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप ये बताइए कि जब आप वहां पहुंचे माउंट एल्ब्रस, जैसा आपने बताया कि काफी ज्यादा ठंड थी, सबसे पहले आपने ऊपर पहुंच के क्या किया शिखर पर? मैडम, सबसे पहले हमने पहुंच के हमारे बैग में से हमारा झंडा निकाला, क्योंकि हम मेन उसी काम के लिए गए थे और हमको झंडा होस्ट करना था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हम वहाँ पर कितनी देर मतलब स्टे कर पाएंगे, और मुश्किल से आप 3-4 मिनट स्टे कर पाते, इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाते। सबसे पहले हमने कहा कि हम झंडा हमको होस्ट करना है, तो वो हमने किया वहाँ पे देश का, और वो एक प्राउड मोमेंट था। उसके बाद हमने राष्ट्रगान गाया और उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरी कंट्री के लिए, और मुझे लगता है कि हम सबको प्राउड होगा। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और देखने वालों को भी प्राउड फील होना चाहिए कि आज हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, और माउंट एल्ब्रस और माउंट किलिमंजारो जैसे बड़े बड़े माउंटेन की पीक पर ये लोग पहुंच के और हमारे देश का झंडा इन्होंने फहराया है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ आप दोनों को। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कोई ऐसी यादगार घटना जो आज भी आपको याद आती हो, तो कभी आप लोग अकेले में बात करते हैं तो हंसी आ जाती है, ऐसा कुछ मोमेंट? जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुमसे नहीं होगा
तो मैं तुम्हें पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा जब तुम बोल दोगे कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन एक्चुअल में पहाड़ पर जाकर पता पड़ा कि वहां पर आपकी 1 लीटर की बोतल का भी वजन आपको इतना लगता है कि बस ये बोतल कोई ले ले। मैंने उनको बोल तो जैसा मजाक मजाक में, शतरानी चिंता मत कर, तू अपन करेंगे, अगर तेरे से नहीं होगा तो मैं तेरे को कंधे पे बिठा के लेके जाऊंगा। लेकिन लिटरली वहां पर जाके मतलब इतनी स्थिति खराब थी, मैंने उसको वहां पहाड़ पे बोला, क्या मैं तेरे को बोल तो रहा था कि तेरे को पहाड़ कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा, लेकिन लग रहा है कि मैं खुद भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मतलब हमको सोचते तो हंसी आती है, क्या होता है बहुत सी बार आपको उस चीजों का पता नहीं होता है, तो आप अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि आपको मतलब फ्लैशबैक में जाकर उस चीजों पर हंसी आती है। ऐसी आती है। लेकिन आपको तो बिल्कुल इन पे प्राउड होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसे हीरो हैं जो आपको ऐसी बात कहते हैं कि आपके आपको कंधे पे बिठा के लेते जाते हैं। बिल्कुल प्राउड है ना, बोलते हैं कि एक सफल मतलब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। बात है। तो आप ये बताइए कि आपका जो कॉस्ट्यूम था वो कैसा था जब आप वहां पहुंचे? मैडम देखिए, जब आप हाइट पे पहुंचते हो तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लगभग जैसे हम किलीमंजारो जो थे तो -19 डिग्री टेम्परेचर था, और माउंट एल्ब्रूस में लगभग -25 डिग्री टेम्परेचर था। तो उससे बचने के लिए आपको बहुत मोटा मतलब कॉस्ट्यूम होता है, उसका अपर लोअर उसका बहुत मोटा होता है। और हमको लगभग, सोनाली को तो ठंड ज़्यादा लगती है, तो इन्होंने लगभग 7 लेयर पहन रखी थी। और उसके बाद आपको बर्फ में चलना, तो उसके हिसाब से शूज़ होते हैं, उनके क्रैम्पोन होते हैं, अलग पूरा इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं। आपको आइस रखना पड़ती है कि आप गिरते, अगर जैसे मान लो पहाड़ से गिर रहे हो, जैसे हम एल्ब्रूस पे चल रहे थे, एक पतली सी पट्टी थी, अगर आप उससे फिसलते हो तो नीचे 1-2 किलोमीटर गहरी खाई में जाके गिरते हो। तो अगर आपका पैर स्लिप होता है तो आपको उस आइस से रोकना है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हमको लेके जाना होते थे। और आपको हमेशा आपके साथ में जो छड़ी होती है वो तो रखनी ही पड़ती है, क्या पता आपको कब जरूरत पड़ जाए, आप थक जाते हो, तो बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे साथ होते हैं। कितना वजन हो गया होगा? देखिए, इसके बारे में शतरा ने बताया कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फील किया उसको। कम से कम 8 से 10 किलो वजन तो लग ही रहा था। आपकी बॉडी के अलावा 8-10 किलो वजन आपने कैरी किया। आपके शूज कितने हैवी थे? शूज का वजन लगभग 4 से 5 किलो, क्योंकि शूज बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, क्योंकि बर्फ में आपको चलना होता है, आपकी घुटने से थोड़े से नीचे होते हैं, क्योंकि अगर बर्फ जरा सा भी घुटने मतलब उसके अंदर जाता है तो आपको फ्रीज होने का डर होता है। अगर मान लो कि आपकी पैरों की उंगलियां अगर इन पर बर्फ रह जाती है तो फ्रीज हो जाती है, मतलब फिर उनको कटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसके बाद आपकी जैसे बॉडी है आपकी, जैसे आप पहाड़ों पर जब ऊंचाई पे होते हैं तो हवाएं बहुत स्पीड से चलती है, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वो बर्फीली हवाएं रहती है। तो आपको आपका पूरा शरीर ढक के रखना होता है, तो उसके लिए आपको मोटे मोटे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो वो रखना बहुत जरूरी होता है, कि उसके बिना संभव नहीं है। अनुराग जी बताइए कि हाइट क्या थी वहां जो आप पीक पे गए दोनों माउंटेन? मैडम जैसे किलीमंजारो है, वो वर्ल्ड का चौथा सबसे हाईएस्ट, मतलब ये कॉन्टिनेंट में जो हाईएस्ट पीक है उसमें सबसे चौथा हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है 19,341 फीट, 29,341 फीट, 5,985 मीटर बोलते हैं। और जो माउंट एल्ब्रूस है, ये है 18,510 फीट, तो काफी टफ है। बहुत टफ है। तो इन दोनों में से भी अगर अपन कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट था? मैडम ऐसे कंपेयर तो मैं नहीं करना बताऊंगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। जैसे माउंट एल्ब्रूस जो है नीचे से ऊपर तक पूरा बर्फ में ढका हुआ है, और उसके अपोजिट अगर आप किलीमंजारो में जाते हो तो किलीमंजारो में आपको ऊंचाई पर जाकर बर्फ मिलती है, लेकिन जो उसका बीच का पोर्शन है बहुत ज्यादा टफ है। मतलब ऐसा लगता है कि यार इसको कैसे पूरा करें। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, मतलब शतरानी बोलता हूँ मेरी वाइफ को, मतलब बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, बस चल रही है, मैं इसको हर आधे घंटे में बोलता था शतरानी, तो बोलती थी ठीक हूँ। एक टाइम तो ऐसा है कि इसने मतलब मैंने 3 बार इसको रिप्लाई किया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो मेरे को लगा कि डर लग गया था कि यार बहुत कठिन है, मतलब वो हो नहीं रहा था, मुझसे भी नहीं हो रहा था। लेकिन ठीक है, वो सबका आशीर्वाद रहा, दुआएं रही, हो गया। तो क्या ऑक्सीजन डिप्लीशन आपके लिए चैलेंजिंग रहा, या फिर जो वहां का वेदर था वो चैलेंजिंग रहा, या क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था? ऑक्सीजन भी, पर वेदर भी, जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं तो हवाएं भी इतनी तेज चलती है। अपन पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और हवा अपन को पीछे धकेल रही है। और जो माउंट किलीमंजारो था वो एकदम स्लीपरी था, उसमें ऐसे जिग जैग में चढ़ना पड़ रहा था पूरा। अगर और पीछे देखो तो ऐसा लग रहा था कि बस नीचे गिरे। और पहाड़ दिख रहा था कि बस हाँ आने ही वाला है, आने ही वाला है, और पहाड़ है वो तो पता पड़ रहा था जब चढ़ रहे थे तब कि पहुंच नहीं पा रहे थे। और बोलते ना एकदम मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे आवाज लगाई, मुझे सुनाई भी नहीं दिया, बस मैं बोल तो रही हूँ कि ऐसा लग रहा था कि बस पीछे से कोई धक्का लगा के चढ़ा रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे कि हम एक, हमारे को हमको हमारी प्रैक्टिस पे इतना भरोसा है कि हम कर लेंगे,
तो जब अपन बोलते हैं ना कि हम इतनी मतलब तैयारी करके गए थे, हमको पता था जितनी बोलते थे हम उससे 1.5 गुना तैयारी करके गए थे, लेकिन जब वो एक पिक पॉइंट आया था ना कि हमको लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है, तो अपनी संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति में बोलते हैं कि अपन हर चीज को मतलब एक देवता का स्थान देते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो माँ सरस्वती को बोलते हैं, पैसे मतलब धन की देवी लक्ष्मी बोलते हैं, तो ऐसे सबके लिए अलग अलग अपन देवता मानते हैं। तो हमको तब वहां पे जाके बिलीव हुआ कि इंसान बड़ा नहीं होता, भगवान बड़ा होता है। हम जब लग रहा था कि नहीं चढ़ पाएंगे, तो हमने पहाड़ को नमन किया कि हम हार गए, हमको चढ़ने दो, तब जाके हम वहां पे चढ़ पाए। तो मतलब मैं तो बहुत मतलब आस्तिक हूं, तो मुझे लगता है कि हमने उनको नमन किया और उनसे मांगा कि हमारा अहंकार टूट गया, अब हमको चढ़ने दो, तो बस हम फिर वहां पे चढ़ पाए। समझे कि पहाड़ ने ही आपकी मदद की, फिर आप चढ़ पाए। तो इसके पहले आपने कितनी तैयारी की? मतलब इसके पहले लगभग हमने 6 महीने तैयारी की थी, और उसमें फिजिकल वर्कआउट और उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं आप, तो आपका जो लेग वाला हिस्सा होता है, मतलब बॉटम टू लेग पूरा हिस्सा आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको झुक के चढ़ना है। और जरा से भी अगर आप जरा सी भी थोड़ी सी गलती होती है, तो आपकी जो एंकल है वो टूटने का डर होता है। तो उसके लिए हमने लगभग 5-6 महीने बहुत एक्सरसाइज की, मतलब हमारे शरीर को बहुत स्ट्रांग बनाया, क्योंकि अगर वो नहीं बनाते तो हमें कर नहीं पाते। तो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? हाँ, इसके लिए एक्चुअली माउंटेनियरिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज होती है। आप मेन फोकस करें कि जो लेग की एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर फोकस करें। आपको आपका लेग बहुत मजबूत करना होगा, उसमें अलग अलग एक्सरसाइज होती है। आप जाएंगे जिम में तो भी आप बोलते, सबसे सिंपल बताता हूँ मैं आपको कि जो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होता है, आप अगर ट्रेकिंग पे जा रहे हो तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, और आपने बताया कि प्राणायाम करें, और आपने कहा कि सीढ़ियां चढ़ना उतरना करें। डाइट पे कुछ स्पेशल ध्यान रखना है? जी हाँ, डाइट में भी जैसे प्रोटीन को, अब इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी को प्रोटीन की तो जरूरत पड़ेगी, तो प्रोटीन से बनी हुई सब चीजें खाना। हाँ, पनीर लिया, और पनीर, और जो नट्स स्प्राउट्स होते हैं, होते हैं। स्प्राउट्स होते हैं, वो सब लिया। जैसे आप जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि जब आपको पहाड़ों पे खाना नहीं मिलता प्रॉपर, क्योंकि आप इतना खाना लेके भी नहीं जा सकते, तो एक फिक्स कैलोरी होती है कि आपको इतना कैलोरी रोज लेना है। लेकिन जब आप ज्यादा ऊंचाई जाते हो, क्या होता है, आपकी डाइट कम होती है तो कैलोरी कम होती है। तो जो आपका शरीर है, सबसे पहले आपके मांस को सोखता है, फिर उसके बाद आपकी हड्डियों में से खून चूसता है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे शरीर की उसकी प्रोसेस होती है कि क्या क्या खत्म होता है पहले। तो जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको आपका वेट गेन करके जाना होता है, कि आप वेट गेन करके जाएंगे तो अगर आपको किसी संभावना बनती है तो आप वहां पे जीवित रह सके लंबे टाइम तक। हाँ, ताकि वो जो आपका स्टोर्ड फैट है वो वहां काम आ सके। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने कितना वजन बढ़ाया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा तो जो एक्चुअली तो हाइट और वेट के हिसाब से मेरा वजन ज्यादा था, तो मैंने तो कम किया, तो मैंने तो बहुत बड़ा पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि पहाड़ों ने आपको जीवन के बारे में सबसे कौन सा ऐसा सबक सिखाया जो? मैंने तो पहाड़ों से एक ही सबक सीखा है कि पानी बहुत अनमोल है। क्योंकि जब हम पहाड़ों पर चढ़ रहे थे नाइट में, तब हमें वो पानी की एक घूंट, हमारे मतलब हमारा गाइड हमको बोल रहा था थोड़ा सा पानी पियो और फिर आगे बढ़ो। तो जब पानी पी रहे थे तो वो इतना सा पानी भी हमको इतनी ऑक्सीजन दे रहा था कि उस टाइम मतलब वो पानी पीकर ही हमें लग रहा था कि बहुत एनर्जी आ गई और हम चढ़ रहे हैं। तो पूरी नाइट हमने मतलब पानी पी के ही निकाला, मतलब पानी, और पानी भी ज्यादा नहीं पीने देते। तो मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम पानी को वेस्टेज करते हैं, वो हमें मतलब पानी का मिसयूज इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की कीमत हमको पहाड़ों ने समझा दी। एक एक बूंद। एक एक बूंद बहुत जैसे मैडम कीमती है। बोलते हैं ना कि जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अपने यहाँ तो ऊपर ने बोरवेल कर रखा, पानी पानी है, लेकिन उस पानी की कीमत उनसे समझो जिनके पास पानी नहीं है। वो एक बूंद पानी आपके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि बोलते हैं ना संजीवनी, आपको बूटी मिल गई हो, मतलब भाई आपने एक थोड़ा सा पानी पिया, एक सिप पिया, और आपके अंदर एनर्जी, फिर आप 10 कदम 15 कदम बढ़ने की ताकत ले पाते अपने अंदर। बिल्कुल। अच्छा, आप जब ये दूसरी कंट्रीज में आप गए तो कोई लैंग्वेज इशू आया, लैंग्वेज प्रॉब्लम आया आपको? नहीं मैडम, देखिए, जो हम तंजानिया में गए थे तो वहां पे तो इंग्लिश अच्छा चलता है, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं, इंग्लिश में हमने मैनेज कर लिया। लेकिन जब हम यूरोप में गए, रशिया में स्पेशली वहां पे लैंग्वेज का बहुत इशू रहा, क्योंकि जो रशिया कंट्री है उनका शायद अमेरिका से इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे अंग्रेजी अलाउ, मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं, तो वहां पे जो रशियन बोलते हैं और हमको रशियन आती नहीं है। तो मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ वहां की। हम जब मास्को एयरपोर्ट में इंटर हुए, तो अंदर पहुंच गए हम, और वहां पे क्या होता है कि अपने इंडिया में तो पानी की कीमत किसी को पता नहीं है, आप एयरपोर्ट पे खाली ऐसे करेंगे आपके सामने पूरा पानी आ जाएगा। लेकिन दूसरी कंट्री में क्या होता है कि आपको पानी परचेस करके ही पीना होता है। अब हम जब रशिया में अंदर, हमने जब
चेक इन कर लिया, अंदर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अब हमको पता पड़ा कि 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे हमको करेंसी की भी आई। वहां पे हमारे पास डॉलर्स थे, $100 का नोट था। अब मैं पूरे एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ कि यार मेरे को बस पानी मिल जाए 1 लीटर का, क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत तेज प्यास लगी थी और वो पानी भी मिलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको चाहिए था रूबल में। हमारे पास डॉलर थे तो वो मतलब उस करेंसी को भी इतना वेटेज नहीं देते। आपको अगर एक्सचेंज करना तो आप बाहर एक्सचेंज करके आओ। और हमको ऐसा लगा था कि हमने तंजानिया में डॉलर में सब किया था तो यहाँ भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अब वहां पे हमको इतनी प्रॉब्लम आई कि हमको पानी नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा वहां पे लैंग्वेज का भी इशू है। और ये थोड़ा सा, अगर आप रशिया वगैरह कंट्री में जाए तो थोड़ा सा रूबल वगैरह लेके जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बताइए अनुराग जी कि अब आगे भी क्या आपके बकेट लिस्ट में कोई और है माउंटेन ट्रैकिंग? जी मैडम है। जैसे आप जानते होंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके सबके हाईएस्ट पीक है। तो हमने 2 तो कर लिए, हम 5 और करना चाहते हैं। ऐसा 7 पीक को वो करके, क्लाइम करके, हम भारत के पहले कपल बनना चाहते हैं जिन्होंने 7 माउंटेन को पिक किया हो। अभी हमारी गुड़िया हुई थी, इसलिए हमने इस जर्नी को थोड़ा सा ब्रेक दिया था। बस अब गुड़िया 1 साल की होने वाली है, थोड़ा सा समय देके वापस हम इस सफर को चालू करेंगे। तो कोई चैलेंजेस या कोई इस अगर मतलब इस प्रोसेस पे अगर आप जाते हैं तो कोई और चैलेंजेस हैं जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा आपको लगता है कि वो? सबसे पहला चैलेंज तो है कि फाइनेंशियल इसमें बहुत खर्चा होता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो जैसे अभी हम आगे के माउंटेन जाएंगे तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो हम मैं कहूंगा कि पहले भी हमारा थोड़ा सा लक साथ नहीं दिया कि हमको इसके लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिले। हमने कोशिश की, लेकिन हमको हमारा बेड लग रहा है कि हमको नहीं मिले। तो मैं होपफुली आशा करता हूँ कि हमको आपके पॉडकास्ट के थ्रू कोई देख रहा हो और हमको स्पॉन्सर करे, और हमने जो सोचा है वो पूरा करने में मदद मिले। अगर स्पॉन्सर मिलेंगे तो हम बहुत जल्दी इस सफर को पूरा करेंगे। ठीक है, हम भी आपके लिए ये चाहेंगे और हम हमारी तरफ से पूरी विशेष है कि आपके साथ कॉन्टिनेंट्स के पीक्स को टच करने का जो सपना है वो पूरा हो और स्पॉन्सर भी आपको मिल जाए। एक बात बताइए कि आप माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ने वाले हैं? मैडम जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खर्च होता है। जितना बाकी सारे माउंटेन का खर्चा है उतना माउंट एवरेस्ट का खर्चा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट के लिए फिजिकली हम आज भी तैयार हैं, लेकिन उतना एक्चुअली हम क्या है, परिवार लेके बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का भविष्य, हमारे माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, हमको उनको भी देखना है और साथ में अपना भविष्य भी देखना है। तो हम सारा पैसा सिर्फ अपने शौक पर नहीं लगा सकते, हमको हमारे परिवार को भी मैनेज करना है। शौक भी हमको पूरा करना है और हम जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम जल्दी स्पॉन्सर ढूंढेंगे और हमारे सफर को पूरा करेंगे। सोनाली जी आप बताइए कि वो पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम था आपका जब आपका बच्चा छोटा था, और एक औरत आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी जो है फिजिकल मेंटल चैलेंजेस काफी फेस करती है। तो उस समय में आपके लिए एक तो ये सोचना और फिर खुद को तैयार करना, तो आपके बारे में बताइए कि वो कैसा रहा, वो जो दौरान जब आपने रेडी किया खुद को, वो कैसे कर पाई आप? वो दौर मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें मेरे मतलब जो सास ससुर मम्मी पापा उनका भी बहुत काफी सपोर्ट था, इनका भी सपोर्ट था। सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा था और उसको छोड़कर जाना, उसके बाद फिर घर पे आकर घर का काम करना, उसके बाद फिर जॉब पर भी जाना। मैं पटवारी हूँ, तो जॉब पर भी जाना, जॉब से आना। पर हाँ, मेरे मम्मी पापा का साथ था और इनका साथ था तो मैं कर पाई। देखिए ये बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, अगर आपका कपल जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ है, तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। सो इट्स अ मोटिवेटिंग स्टोरी, और इस बिल्कुल हमको सोनाली जी और अनुराग जी की कहानी से ये समझ में आता है कि रिश्ते मजबूत होना चाहिए, वो एक दूसरे को ताकत देते हैं। अनुराग जी और सोनाली जी, हम आपके लिए फिर से एक बार विशेष करते हैं कि आप आगे कामयाब हो और अपने सफर को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। और धन्यवाद आपका हम दोनों का यहाँ आने के लिए। और इस पॉडकास्ट एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।